अस्सलाम वालेकुम ख़ातिनो हज़रात। आज आए हैं बड़ी खुशी के मौके पे। खुशी जो टॉप के खिलाड़ी पिछले 4 साल से इस टीम का हिस्सा है, उन्होंने दिखाया है कि एक नई जवान ऑस्ट्रेलियन साइड के खिलाफ मैच कैसे जीता जाता है। और आपको बताएंगे, पहले मेरे ख्याल है ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग करके क्यों देख रहे हैं मुझे ऐसे, दिमाग तो क्या हो गया लगता है आप फरहादी क्या भाई? हो गया इतनी आजकल? परफॉर्मेंस दिया आपके किसने कैप्टन ने। परफॉर्मेंस दी है और भाई? आईसीसी मोस्ट कंफर्टेबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड फिर बाबर आजम के नाम। क्या फ्लिक था, सीधा कैच उधर स्क्वायर लेग पे। लेकिन एक बात लाजमी है, 100 का स्ट्राइक रेट था उनका। उन्होंने 3 बॉलें खेल के बकायदा 3 रन बनाए। इस पे पूरा क्रेडिट जाता है बाबर आजम को और मोहम्मद रिजवान की कप्तानी को। मोहम्मद रिजवान ने जो कप्तानी आपको दिखाई। खैर सीरियस अगर बात करें तो स्टार्ट में शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह ने जिस लेंथ पे बॉल कराई, हारिस रऊफ के आसमान से उतरा था, जिसे समझ आ गई कि इस पिच पे डेक को हार्ड हिट करें, स्लोअर वन चलेगी। इवन अब्बास अफरीदी जो मेरे ख्याल है तीसरी या चौथी गेम खेल रहे हैं, उन्हें भी समझ आ गई थी। लेकिन आपके 2 प्रीमियम फास्ट बॉलर्स को समझ नहीं आई और मेरे ख्याल है शायद इसी वजह से नसीम शाह आपको तीसरे T20 में नहीं नजर आएंगे। नसीम शाह आपको नजर आए या ना नजर आए, फराज ये कहना कि हम बॉलिंग की वजह से मैच हारे हैं या जिस भी वजह से मैच हारे हैं, देखिए आप जिस तरह की बैटिंग परफॉर्मेंस हमारी टीम ने दी, खास तौर पर जो हमारे किंग्स हैं और फिजिक्स हैं और केमिस्ट्री हैं, जिस बेहुदा परफॉर्मेंस फराद, एक दफा फिर मैं कहूंगा मॉडर्न डे T20 के नाम पे लानत भेजी बाबर और रिजवान दोनों ने। और जिस किस्म के माइंडसेट के साथ पाकिस्तान की बैटिंग टीम ग्राउंड में उतरी, मेरी तो समझ से बाहर था। एक इंतहाई एंड पे मैं कहूंगा वन साइडेड मुकाबला ही था। इतनी छोटी टारगेट को चेस करते हुए बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया हमारी बैटिंग ने और जो रिजल्ट था वो हमारे सामने था। सेकंड T20 आएगा, पहले मैच में देखें मैं भी कहीं ना कहीं सोचता रहा कि कोई बात नहीं, 7 ओवर थे, दिया टीम को 7 ओवर के, कोई पता नहीं कि 20 ओवरों की गेम में लंबा खेलने कुछ कर पाए। बिल्कुल। लेकिन क्रेडिट जाता है अगेन हारिस रऊफ को, सुफियान मकीम और अब्बास अफरीदी को, जिन्होंने यहाँ पे दिखाया कि इधर बॉलिंग। अच्छा, एक और सवाल में उठते कप्तानी पे कि आपके पास और ऑप्शंस थी बॉलिंग में, आपने पूरे 5 बॉलर से क्यों बॉलिंग कराई? आप ये देखें कि आगा सलमान ने फराद 3 ODI और 2 T20 मैच अब हमारे हो चुके, उन्होंने एक ओवर नहीं फेंका। और कहीं ना कहीं मैं ये ODI में भी ये बात कह रहा था कि रिजवान ने ठीक है बड़ी अच्छी कैप्टनसी की, आपने भी बड़ी उनकी तारीफ की, बट कहीं ना कहीं वहां चारों फास्ट बॉलर्स ने बॉलिंग इतनी अच्छी कर दी थी कि 5th बॉलर तक बात गई नहीं। अब T20 में अगर आप देखें जहां पे 6th बॉलिंग ऑप्शन की जरूरत पड़ रही है, हम फंस रहे हैं क्योंकि हमारे पास या तो कैप्टन को कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर मसला कुछ और है। क्योंकि टेस्ट मैच में वो हमारे फ्रंटलाइन स्पिनर हैं, उनको आपने वाइस कप्तानी दे दी डेब्यू से पहले ही सलमान अली आगा को, बट अगर वो वाकई ऑलराउंडर हैं तो क्या आप उनको जाया कर रही हैं? उनमें कोई ये सवाल पैदा होता है कि साउथ शकील व्हाइट बॉल सेटअप से बाहर क्यों हुए? इसका जवाब जो क्रिकेट देखती हैं, समझती हैं, सबको समझ आती है। साउथ शकील के हाथ में कप्तानी जाने वाली थी और इसी ग्रुप ने पूरी साजिश करके ODI से ड्रॉप कराया, T20 में आने नहीं दिया। और उस इंसान को आगा सलमान जो अभी तक खेला ही नहीं था, और इस्लामाबाद के लिए भी PSL में मेरे ख्याल 1 या 2 इनिंग्स है उनकी, तो आप फिर से 4 से 5 एंकरों के साथ खेल रहे हैं। और बात बैटिंग की मैं करूं, 26 बॉलों में जब 16 करेगा आपका कप्तान, तो टारगेट 110 भी होता तो चेज नहीं होना था। ये वही चीजें हो रही हैं जो 2021-22 में हुआ करती थी कि ओपनर पूरी इतने गंदे स्ट्राइक रेट के साथ खेलें कि नीचे सारा प्रेशर चला जाए। और क्रेडिट जाता है इरफान खान नियाजी को, क्रेडिट जाता है कि अपनी पहली इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज के अंदर जाके इस ग्राउंड के अंदर उन्होंने इस तरह की हिटिंग करके दिखाई। देखें फराद, यहाँ एक बहुत जरूरी पॉइंट मैं अगर बता दूं, मेरे ख्याल में से सलमान आगा की PSL परफॉर्मेंस ठीक थी, लेकिन जरूरी बात टीम की कॉम्पोजिशन को समझना होता है। सलमान आगा जिस तरह की इस्लामाबाद यूनाइटेड की साइड में खेले, जहां से पहली बॉल से उनका तो माइंडसेट, उनका तो मोटिव यही है कि पहली बॉल से मारो, वहां पे सलमान आगा जैसा प्लेयर नंबर 4 पे फिट इन होता था। बट हमारी लाइनअप जहां रिजवान है, बाबर हैं, साहिबजादा फरहान हैं, उस्मान खान है जो कि वो भी बड़े स्क्रैपी प्लेयर हैं, मैं कहूंगा वहां पे सलमान अली आगा नंबर 5 पे खासतौर पे फिट इन नहीं होते थे। और आपने उनको एक मैच भी खिलाए बगैर आपने उनको वाइस कप्तानी दी और तीसरे T20 में वो अब कैप्टनसी कर रहे हैं। मेरे ख्याल में सलमान आगा एक बड़े यूजफुल प्लेयर हैं और बिलखसूस रेड बॉल में उन्होंने शो भी किया, ODI एक वनडे के भी मैं समझता हूं अच्छे प्लेयर हैं, बट T20 में किस प्लानिंग के तहत नंबर 5 पे शामिल हैं ये बात मेरी समझ से बाहर है। मगर जो ज्यादा जरूरी बात फरहाद वो ये है कि जब 7 ओवर का मैच था तो साहिबजादा फरहान से ओपन हमने कराया और यहां पर साहिबजादा फरहान को आपने फिर वन डाउन कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं बाबर और रिजवान को ये यकीन था कि ये 150 बल्कि कितना का टारगेट था फरहाद, ये 148 का टारगेट उनके लिए एक
टेलर मेड सिचुएशन थी। बट लानत भेजता हूं मैं ऐसी परफॉर्मेंस पे जो बाबर और रिजवान ने दी। इमोशनल हो रहे हैं, मैं इमोशनल हो रहा हूँ, आप खुशी मना रहे हैं कि जी फाइट हुई है वहां, इन्फॉर्म है सारे, ये वो चल रहा है। देखें ये टीम, मैं आपको याद कराऊं 2021 सेमीफाइनल, 22 का फाइनल भूल भाई गया, वहीं फंसे हुए हैं सारे अभी भी। मैं कहीं पे फराद मैंने ये पढ़ लिया, मैंने उसको आंखें धोई अपनी जाके कि ये लोगों ने स्ट्राइक रेट का रोना डाल डाल के बाबर आजम में प्रेशर डाल दिया है। देखिए वो कितनी स्ट्राइक रेट शॉट्स मार रहा है, वो उसको इतनी जल्दी शॉट्स मारने की क्या जरूरत है? ये लोगों की बातों की वजह से हो रहा है। बाबर आजम है कि कोई बच्चा है जो सोच के नहीं आता और उसको पता नहीं है कि कैसे खेलना है। पॉइंट अब लेके आएंगे जो बाबर आजम के साथ फील्ड में बर्ताव हुआ, और वो तो स्टैंड कंडेम से करते हैं फराज, कोई भी फैन खासतौर पे मैच के अंदर। जो बातें की गई, वो आपके मुल्क के लिए खेल रहा था, सितारा उसने पहना हुआ था, शदीद मजम्मत करेंगे। जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की और बाबर आजम को क्रेडिट जाता है, वो चुप करके खड़े रहे और उन्होंने फिर जाके 3 बॉलों पे 3 किया। लेकिन बात मैं करूंगा बॉलिंग की। जिस बॉलिंग के खिलाफ ये 134 आपने किया है, इसके बारे में बताते चले, क्योंकि लोग इंटरनेशनल क्रिकेट के अलावा कुछ देखते नहीं। स्पेंसर जॉनसन खेले गुजरात के लिए, और मेरे ख्याल है बार्टलेट खेलते हैं ब्रिस्बेन हीट, और नेथन एलिस जो किंग्स 11 पंजाब भी खेले हैं, वहाँ वो पूरे ओवर नहीं कराते थे, उनको इस्तेमाल किया जाता था एज अ डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, जो आके 12 यॉर्कर डाल के बस इनिंग्स क्लोज ऑफ करते थे। नेथन एलिस 2019 तक जब टैस्मेनिया शिफ्ट होकर क्लब क्रिकेटर बने तो वो मजदूरी का काम करते थे, और उन्होंने आके आपके वर्ल्ड क्लास को दिखा दिया है कि ऐसी विकेट के ऊपर बॉलिंग होती कैसे है। जिस बॉलिंग अटैक के खिलाफ आप फेल हुए हैं, ये बॉलिंग अटैक मेरे ख्याल है यूएसए के बॉलिंग अटैक से वीक था एक तरह से। अगर 50 ओवरों की गेम होती T20 में, मेरे ख्याल है पाकिस्तान से इस वक्त सारी टीमें ही ऊपर हैं, अगर आपके यही टॉप 4 रहे और आपकी यही बॉलिंग के 2 फास्ट बॉलर रहे। बात करूंगा शादाब खान की, मसला शादाब खान का जरूर था, लेकिन जो ज्यादा बड़े मसले हैं, जो की मसाइल है, वो आपसे हल होते नहीं, वो आपके अंदर जुर्रत नहीं हल करने की। और जो शख्स जिसने हर नॉकआउट, हर जरूरी, हर बड़े इवेंट के अंदर आपको परफॉर्म करके दिया, उसको जहां आप इनको बैक कर रहे हैं बायलैटरल सीरीज की परफॉर्मेंसेस पे, तो जिस शख्स ने हर टूर्नामेंट में, हर नॉकआउट मैच में परफॉर्म की और कहीं ना कहीं हमारे मुल्क की इज्जत बचाई है, उसको आपने सर्जरी के नाम में सबसे पहले बार कर दिया। मैं मानता हूं सबसे पहले हम ही फराद क्रिटिसाइज भी करते हैं, बॉलिंग फॉर्म उनकी वीक थी, मगर T20 इंटरनेशनल में शादाब खान जैसा प्लेयर पाकिस्तान के सेटअप में एग्जिस्ट नहीं करता, जो बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों से कंट्रीब्यूट कर सकता हो। की हर वीडियो के अंदर शादाब खान की कप्तानी पे बात हुई, और अब आप देखेंगे कि बड़े बड़े चैनल मैदान में उतर चुके हैं कि जी शादाब खान वाइट बॉल कैप्टनसी। तो जब बात हम ये कर रहे थे वाइट बॉल कप्तानी की, तब आप लोग कहते थे शादाब खान की 11 में जगह नहीं बन रही। तो ये किस किस्म का रवैया, ये कैसा बर्ताव है उन खिलाड़ियों के साथ जो वाकई आपको परफॉर्म करके दिखाते रहे हैं पाकिस्तान के लिए। बात होगी साहिबजादा फरहान की, आप खोलें इस वक्त मीडिया अपना सारा, साहिबजादा फरहान की पुल शॉट बड़ी कमजोर है, फुटवर्क, और जिस बंदे ने खेले ही 4 मैच है उस पे तनकीद करना, उस पे तनकीद करना आप लोगों को नजर आ रहा है, लेकिन वो स्वीप पे आपको फिर नहीं नजर आ रहा। मतलब वो सर में नहीं लग गई, फिर भी वो बाज नहीं आए अपनी उस स्वीप से। मेरी समझ अकल से बाहर है कि आप उन्हीं खिलाड़ियों को फिर बैक करें, और तीसरे में ड्रॉप मतलब रेस्ट किया रिजवान ने। मुझे कोई ये बताया कि बाबर आजम क्यों नहीं रेस्ट हो सकते थे? नहीं, रिजवान ने अपनी कुर्बानी दी है कि उन्होंने बाबर को एक और मैच दे दिया, खुद बाहर बैठ गए हैं। हसीबुल्लाह के ऊपर भी बहुत बात हो रही थी, बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ कि आप उस लड़के का करियर जाया कर देने, लेकिन उन्होंने यहाँ पे उसको एक मौका दे दिया है। देखते हैं कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं। बट फरहाद, मुझे ये डर है कि यहाँ पे अगर हसीबुल्लाह ने परफॉर्म नहीं किया तो फिर वो पक्का बाहर। हसीबुल्लाह खान की बदकिस्मती है कि एक विकेट कीपर है, उसकी बदकिस्मती है कि वो एक अटैकिंग खिलाड़ी है, उसकी बदकिस्मती है कि डोमेस्टिक में वो परफॉर्म करता है, उसके पास रेंज है, उसके पास ऑफ लेग हर जगह बिहाइंड द विकेट भी अच्छी खासी शॉटें मारता है, सिर्फ एक मसला नहीं, स्वीप नहीं मारता वो, इसलिए ड्रॉप हो जाएगा। खैर, बात करूंगा वापस कि साइम अयूब, मोहम्मद हारिस, फखर जमान, इन 3 खिलाड़ियों के बगैर आपका T20 का बैटिंग लाइनअप नहीं बनता। वहां पे हारिस में मेरा ओपिनियन आपसे मुख्तलिफ है, वो बेस्ट चलती रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं इस 2 ओपनिंग जोड़ी से बेहतर आपको पूरे डोमेस्टिक फॉर्मेट में सब मिल जाएंगे। खैर, जहां भारत की टीम ने रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन सारों को ड्रॉप मतलब रिटायर हो गए, उसके बाद 298 और 283 कर दिया, जहां तिलक वर्मा ने 41 बॉलों में 100 किया, संजू सैमसन ने 51 बॉलों में 100 किया। तो जो खिलाड़ी 7 साल से खेल रहे हैं T20 क्रिकेट, उनको जेब नहीं देता कि कोई 50 ही कर लें, उल्टा 26 बॉलों में 16 हो रहा है। देखें, तो T20 क्रिकेट जिस तरफ जा रही है, आप मेरी समझ अकल से बाहर है कि आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं। दुनिया की बाकी टीमों के लिए ये एक मुख्तलिफ फॉर्मेट बन चुका है। हम, मेरी समझ अकल से बाहर है कि वो किस सन की क्रिकेट खेल रहे हैं,
किस माइंडसेट से और किस प्लानिंग के साथ मैदान में उतरते हैं। मेरा ख्याल है वो मतलब मेरी समझ है भाई रिजवान क्या सोचते हैं जो तिलक वर्मा और मतलब संजू सैमसन की बैटिंग देखते हैं। टारगेट छोटा था तो रन बॉल ही खेलना था और सारा इरफान नियाजी और एंड पे अब्बास अफरीदी पे छोड़ देना था कि वो करे देखिए जाके। जैम्पा ने भी कहा कि इस तरह के ग्राउंड पे सिडनी की विकेट पे जरूरी होता है कि आप पावर प्ले का मैक्सिमम यूज उठा लें क्योंकि बाद में बैटिंग मुश्किल हो जाती है। अब जैम्पा को ये बात पता है और हमने जिस तरह की लानती परफॉर्मेंस दी, मैं ये लफ्ज बार बार इस्तेमाल करूं, मेरे पास और कोई लफ्ज है नहीं, 30-31 रन हमें पावर प्ले में किए। मेरा ख्याल है मोहम्मद रिजवान 50 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे 8वें-9वें ओवर तक, फिर कहीं ना कहीं कुछ शॉट उस्मान खान से लगी हैं, बट आखिरी 10 ओवरों में आपने 10 का रन रेट छोड़ दिया हुआ था और टारगेट आप 7.5 का मतलब आप चेज कर रहे थे। तो खुद ये सोचने वाली बात है जो लोग अभी भी बाबर और रिजवान की ओपनिंग को डिफेंड करते हैं। देखें उन्होंने अब इस मैच के बाद खास तौर पे जो शख्स अभी भी उनको सपोर्ट कर रहा है, आप टी20 क्रिकेट को नहीं समझते। ये दुबई यूएई में जो चलती थी एक टी20 क्रिकेट सरफराज अहमद की कप्तानी के जमाने में, जहां 150-160 का टारगेट स्क्रैपी तरीके से कर लेना भी मैच विनिंग टोटल तस्वर होता था, हम उससे आगे ही नहीं चले। ये बात जहन में रखेंगे, वो 2017-18 की बातें हैं, उस बात को 7 साल हो चुके हैं। टी20 क्रिकेट बहुत इवॉल्व हो गया है। आज वेस्ट इंडीज के अंदर भी आपने देखा 230 का टारगेट चेज हुआ है। क्या बाबर और रिजवान की ओपनिंग जोड़ी करेगी? फिर मुझे आप बता देंगे कि साउथ अफ्रीका में एक दफा 200 चेज हो गया था। ओ भाई कितने साल हो गए उस बात को, आपने जो परफॉर्मेंसेस दी हैं, मतलब कहां जाके यार हम फराज मुंह मारे, कहां जाके सर मारे। ये जो परफॉर्मेंसेस हैं वही लोग घुमा फिरा आके आते हैं। अब आकिब जावेद हो या जो भी हो, जब तक इनसे जान नहीं छूटेगी टी20 क्रिकेट में हम आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए 220 तो अब एक सिंपल टारगेट तस्वीर यार हर फॉर्मेट फर्क होता है, व्हाइट बॉल में भी 50 और क्रिकेट और टी20 में जमीन और आसमान का फर्क है। वहां पे अभी भी मैं समझता हूं कि बाबर आजम कहीं ना कहीं अच्छे प्लेयर हैं, मोहम्मद रिजवान भी नंबर 4-5 में यूजफुल रहेंगे, मगर टी20 में खुदा का नाम लें, इसको एक फर्क फॉर्मेट के तौर पर तस्लीम करें और ओपनिंग की जान छोड़ दें। मैं एक और मजेदार आपको पॉइंट यहाँ दूं, भारत अभी जीती टी20 वर्ल्ड कप, तो बजाय उसी टीम को अगले 10 साल चलाने की उन्होंने कहा कि ये खिलाड़ी अपना काम कर चुकी हैं, मुल्क को सर्व कर चुकी हैं, अब आगे देखा जाए। अब तिलक वर्मा हो गए जिन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए इतना परफॉर्म किया, इवन संजू सैमसन जिनको इतने चांसेस नहीं मिले, अभिषेक शर्मा हो गए सनराइजर से, सबको अब रेगुलर चांस मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या ये 7 साल की परफॉर्मेंस हमें अभी काफ़ी नहीं है इनको ड्रॉप करने के लिए? और अगर ये बात होती है कि जी टी20 अभी ज़रूरी फॉर्मेट नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी सर पे खड़ा है, तो फिर टी20 में आप बाकी लोग भेजें ना, जैसे जिम्बाब्वे की सीरीज के अंदर आप नए नाम टेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ आमिर जमाल की कमी, यहाँ को आपने मैच में ऑस्ट्रेलिया टूर का आपने उसको वापस भेज दिया, क्या कोई ये डर था कि परफॉर्म ना कर दे? टीम की बैलेंस को आपने मारा डस्टबिन में और आपने ऑलराउंडर को खिलाया नहीं। नहीं, साइम अयूब ने ऑस्ट्रेलिया में कर दिए थे रन्स, जिससे सब पड़ चुका था बाकियों की स्पॉट खतरे में। अब साइम अयूब अगर ओडीआई के अंदर आपको ऐसे परफॉर्म करके दे सकते हैं, क्या मसला है? खास तौर पे इस बॉलिंग अटैक के पास देखें, एक्सपीरियंस भी कोई नहीं था इनका, बॉलिंग अटैक था उन्होंने। यार हमारे वर्ल्ड क्लास बॉलरों की भी मैं बात कर लूं, देखें नसीम और शाहीन मेरे ख्याल में उनकी बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं और बाबर और रिजवान कई दफा उनके पीछे भी छुपते रहे हैं, मैं ये बात भी कर दूं। बट जिस तरह की बॉलिंग नसीम ने खासतौर पर ओडीआई सीरीज में भी की है, नजर आ रहा है कि वो लड़का रिदम से बाहर है, उससे नहीं हो रही बॉल, उसका ना वो बॉलिंग में वो रिदम है ना वो मोमेंटम है, तो आप उसको क्यों नहीं ब्रेक दे रहे? कौन सी कसम खाई हुई आपने उसको 5 मैच लगातार खिला दिया? आज आपने आखिरी मैच जानदाद खान को देख के उसकी नस्लों पे एहसान की है। क्यों नहीं बाहर बैठ सकता नसीम शाह? क्यों आमिर जमाल एक मैच भी नहीं खेला यार पूरी सीरीज में? इन सवालों का कौन जवाब देगा? अरफात मिन्हाज पूरी ऑस्ट्रेलिया सीरीज बाहर बैठे नहीं है, जिम्बाब्वे के अंदर मेरा ख्याल है वो वनडे टीम का हिस्सा है नहीं, तो आपने उनको मौका ही कहां देना है? इस तरह प्लेयरों की डेवलपमेंट नहीं होती, इस तरह करियरों की एंडिंग होती है। यहाँ आपने ब्लड प्रेशर भी हाई कर दिए, बंदा बीमार भी कर दिया, अगला स्टेप यही है इन्हें दफन करना पड़ेगा जब हम सीरीज हार जाएंगे। भाई दफन मैं मेरा ख्याल है पहले हो जाऊंगा बाबर आजम के टी20 करियर की दफन होने से पहले। नहीं, बात सिर्फ वही की वही है कि फिर घूम फिर के उधर ही बात आ जाती है कि आप उन्हीं को चांस दे रहे हैं और उन्हीं से आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखें जिनको गेम की समझ नहीं, ओडीआई सीरीज के बाद ही पाकिस्तान क्रिकेट बैक ऑन ट्रैक ये हो, भाई आपकी भी शक्ल ही नहीं 170 चेज करने की इतने बड़े ग्राउंड में। नहीं वहां पर मैं देखता अगर पहले बैटिंग आ जाती तो क्या होना था? हमने बैठ के पहले वनडे के बाद बोला, लोगों के आने लग गए, जी आप लोगों की प्रेडिक्शन गलत हो गई है जी, फरहाद को कह रहे हैं लोग, हमें कह रहे हैं। ओ भाई वहां पे हमने ये भी बोला था कि अगर पाकिस्तान की पहले बॉलिंग आ जाती है, हमारी बॉलिंग पहले बॉलिंग आ जाती है, हमने उनको आउट किया ना, चेज ही कोई नहीं था, तो हमने कहा उसी सूरत में ऑस्ट्रेलिया को गिरा सकते हैं, जीते सूरत में हार जाना था, तो जाहिर है पहले बैटिंग आ जाती तो लग पता जाना था कि क्या परफॉर्मेंस होनी थी। और यहाँ पे चेज करते हुए अब आप लग गए, वो थोड़ी सी बॉलिंग आपकी
की ज्यादा मार खा गई है तो आप लोगों का सर पैर ही कोई नहीं रहा। और डिफरेंस दोनों टीमों में, एक तो जाहिर है 6 कैच छोड़ने का बना, वो भी देखें, हालांकि पिछले 2 सालों में आपकी कैच एफिशिएंसी इतनी अच्छी है सिट्रस छोड़े और एकदम से आपने ऐसे कैच छोड़ना, बाबर आजम इधर, सलमान अली आगा, सलमान आगा को मैं नहीं, एक बात थोड़ा सलमान आगा की मैं कर दूं, मैं उनको एज ए प्लेयर बड़ा पसंद करता हूं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म बड़ा एसेट साबित होंगे, बट सिर्फ मैं कैच छोड़ के आप हंस रही हैं यार। दुनिया में कौन सी टीम का प्लेयर जो हंसते हैं, बकायदा हंस रही है, दांत निकाल रही है यार, उधर आप मतलब कैच छोड़ना पे बंदा फौत होने वाला है, वो ड्रॉप कैच दे के आप हंस रहे यार। हैं। देखिए फैंस के जज्बात के देखें, मेरा नहीं ख्याल कि इनको कोई एहसास है अब बाबर के साथ जो बिहेवियर, मैं उसको कंडेम करता हूं, बट एक वजह है कि आपने लोगों को यार इस हाल पे पहुंचा दी है, हमें इस हाल पे पहुंचा दी है। हम नहीं चाहते कि हम आपको क्रिटिसाइज करें हर दिन बैठ के, हम नहीं चाहते कि हर दफा आके हम एक ही बात करें। प्लेयर भी वही है, टीम मतलब मैनेजमेंट चेंज हो भी जाती है, माइंडसेट वही का वही है। मेरे ख्याल है बाबर रिजवान मिला के खेले हैं कोई 200 प्लस T20 है, और स्पेंसर जॉनसन कितने खेलो होगा, 16 17 आधा से 18 से ज्यादा। लेकिन आप लोग भूलते हैं कि ये वही जोड़ी है जो T20 वर्ल्ड कप में नामीबिया के साथ 6 ओवर के पावर प्ले में 29 रन करके बहुत खुश थे। तो इस सब के बाद मेरे ख्याल है एज देना बनता नहीं किसी को, और उस्मान खान जो किसी तरह चल गए 52 कर गए, ये बहुत देर नहीं चलने वाली है बात। एक बात अगर उस्मान खान को मौका देना ही तो फिर ओपनिंग स्पॉट दें। साहिबजादा फरहान ओपनर, उस्मान खान ओपनर, बाबर आजम ओपनर, मोहम्मद रिजवान नहीं ओपनर यार, ओपनर बने हुए हैं, कब्जा की काबिल है ओपनर स्पॉट के भाई, वो ओपनर नहीं है। हसीबुल्लाह खान ओपनर, नंबर 7 का प्लेयर है भाई, वो टेल अंडर है। फिर इफ्तिखार अहमद का हमने भी किया, लेकिन यार आप प्लेयरों के साथ यही सलूक करते हैं। एक और बात मेरी सुने आप, बात देखिए ये है कि ये कॉन्सेप्ट हमारी क्रिकेट टीम को, हमारी मैनेजमेंट को अडॉप्ट करना पड़ेगा, जो हॉर्सेस फॉर कोर्सेज की बात होती है। अब जो प्लेयर एक खास तौर पे हर पिच के मुताबिक डिफरेंट प्लेयर की स्ट्रेंथ होती है। उस्मान खान क्लियरली स्पिन के ऊपर बहुत स्ट्रांग है, पीएसएल में भी उनकी सारी परफॉर्मेंस इसीलिए आई। उस्मान खान की ये बात जरूर है कि वो इनिंग को कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर करना जानते हैं और उनमें बड़ी इनिंग खेलने का जिगरा है, बट टेक्निकली वो बहुत वीक है। हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है कोई शॉर्ट बॉल के खिलाफ कितने वीक हैं, बट स्पिनर के अगेंस्ट वो बहुत तगड़े हैं। अब हमारी क्रिकेट का हाल ये है कि उस्मान खान को हम ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस की बेसिस पे कोई पता नहीं एजा से भी बाहर कर दें, और जो लड़के ऑस्ट्रेलिया में और ऐसी पिचेस पे परफॉर्म कर सकते हैं उनको हम खिला ही नहीं रहे। इसमें आमिर जमाल का नाम सरे फहरिस्त है। हमें ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हम प्लेयरों को स्पिन में वीक होने के अगेंस्ट हर चीज से बाहर कर देते हैं। पेस फ्रेंडली विकेट बाउंसर जिनको खेलना आता है उनको हम उधर निकाल देते हैं, और जिनसे स्पिन और पेस दोनों नहीं खेली जा रही, वो तो खेल रहे हैं, वही तो खेल रहे हैं, क्योंकि वो असल में कुछ और खेल रहे हैं। उनका आपस में कोई मुकाबला है फरहाद नहीं है, आप जानते हैं कि वो क्या खेल रहे हैं, वो किसी के नहीं, वो छोड़े यार, वो एनसीए के कमरा नंबर 17 में जो कुछ होता रहे, जो बाद में आके आकिब जावेद साहब ने भी बताया, यूनुस खान ने भी उस पर बात की, तो वो सब बातें भूल गए आप एकदम से। फिर लोग कहते हैं बात कर ली, मैंने यहाँ बैठ के बात की थी कि आकिब जावेद को अब हमने महसूस कर लिया कि वो हमारी क्रिकेट के मसीहा हैं, और ये बात अब आप देख लें मीडिया में भी चल रही है कि जी व्हाइट बॉल कोच, अच्छा मीडिया में आ गया, भी जा रहे हैं और आकिब जावेद ऑल फॉर्मेट होने लगे, साथ ही घंटे बाद पीसीबी की पहले साउथ अफ्रीका से बता दिया गया है कि साउथ अफ्रीका के बाद फारे गए हैं। तो देखें जैसे कोई पता नहीं आकिब जावेद आके कहे ना बाबर को तो मैंने खिलाना ही नहीं, वो छोटा टारगेट। मैं समझता हूं कि आकिब जावेद ये कर सकते हैं, और आकिब जावेद की देखें बाकी बातें अपनी जगह। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह उन्होंने वो जो स्पिनिंग विकेट का क्रेडिट उनको मिल रहा है, उन्होंने पॉडकास्ट में कह दिया था, तो उन्होंने और बड़े फोरम्स पे और बड़ी बड़ी बातें की हुई हैं, तो अब आगे वो दिखा दें और निकालें बाबर आजम को T20 क्रिकेट से, निकालें रिजवान को उस ओपनिंग स्पॉट से, दिखाएं कि फिर वो जो बातें करते हैं उनको बैक करें आगे। अब बाबर रिजवान जब ड्रॉप होंगे और आप रिजवान तो चले ड्रॉप होने नहीं अगले 4 साल, लेकिन बाबर अगर ड्रॉप हो जाए उसकी जगह आपने साइम को चांस देना है। आपने एक सीरीज खिलानी है 3 मैच की, जिसके अंदर उसकी एक इनिंग्स आ जाएगी 40 की 25 बॉलों पे, बाकी वो फेल हो जाएगा, तो फिर बात शुरू हो जाएगी जी हमें स्टेबिलिटी चाहिए, एंकर चाहिए। इस वक्त यूएसए की टीम में भी एंकर नहीं खेलते। मुनाक पटेल जो 3 पे आ रहे हैं वो खुद एंकर नहीं है, जिम्बाब्वे के पास इस वक्त एंकर नहीं है जी, और पाकिस्तान 4 के 4 एंकर, उसके बाद आगा भी, और फिर इरफान खान न्याजी। ये 2008 या 9 की T20 क्रिकेट चल रही है कि एंड में आपने हिटर रखे हुए हैं, ऊपर आपने एक्यूमुलेटर रखा हुआ है, और बीच में आपने जोड़ा हुआ मिडिल ऑर्डर अटैक करने वाले प्लेयर ओपन करते थे। लेकिन अहमद शहजाद के स्टैट्स हर जगह हम लगा देते हैं, उनकी स्ट्राइक रेटें लगा देते हैं, तो ये भी तो देखें वो किन पिचेस पे खेल रहे थे। तो एशिया में सबसे ज्यादा उन्होंने अपनी क्रिकेट खेली। अब इनको जहां ऑस्ट्रेलिया में
हर जगह फरहाद अपनी मर्जी की पिचेस में मिलती हैं, जो कुछ भी एक ही तरह की क्रिकेट देख देख के हम तंग आ चुके हैं यार। और अब हम फरहाद देखें क्या नहीं बात करें, वही सारी बातें हैं, वही सारी कहानियां। कहानी वहीं की वही है। आपसे फिर एक छोटा टारगेट चेज नहीं हुआ, बॉलिंग ने आपको बचाया, फील्डिंग ने आपको फिर गिरा दिया, उसके बाद बॉलिंग ने वापस बचाया और फिर आपकी बैटिंग फिर फेल हो गई। बीच में आपने थोड़ी सी ग्लिम्स दिखाई कि कोई परफॉर्मेंस आएगी, वो उस्मान खान की सूरत में थी, इरफान खान की सूरत में थी, उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ। मतलब कुछ कहना रह नहीं गया पीछे, मतलब सिर्फ ये रह गया कि अब आपसे 140 नहीं चेज हो रहा आज के दौर में, तो फिर आपसे कुछ भी नहीं होना। नहीं, 148 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें फिर जाके 298 बनता है, जो उधर बांग्लादेश के खिलाफ हुआ है। और ठीक है वो 60 मीटर की बाउंड्री होगी, 65 की होगी, लेकिन उसी 60 मीटर की बाउंड्री पे आप खेलें, कैपेसिटी है आपके पास 200 टापने की। एक उधर साउथ अफ्रीका के खिलाफ 200, 209 मेरे ख्याल है, और एक इंग्लैंड के ल्यूक वुड के खिलाफ, और करन और वो खत्म हुए मोइन अली के खिलाफ जो आपने किया है 202 फॉर 10 विकेट के। फिराद तमगा है, वही उसी के चक्कर में एक भाई से दूसरे भाई को कप्तानी चली गई है। देखें रिजवान की हमने जहाँ तारीफ बनती थी हमने की, बट जहाँ कहीं हम कहते रहे हैं कि कोई खास फर्क हमें नजर नहीं आएगा उनकी कैप्टनसी में, एक माइंडसेट पर्सपेक्टिव से वो बात वहीं की वहीं है। फील्ड प्लेसमेंट ठीक है रिजवान की बेहतर है, बॉलिंग चेंजेस बेहतर हैं, और इसमें उनको क्रेडिट जाता है क्योंकि उनका क्रिकेटिंग ब्रेन है बेहतर, बट जहां जाके बातें वही हैं, वो यही है। समझ आ गई, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मैं और बाबर ही ओपन करेंगे। तो जब वो विलिंगनेस ही नहीं है आगे बढ़ने की, इंप्रूव करने की, कोई मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने की, तो हमारी ये बातें भी बकवास ही हैं। देखें कोई फायदा नहीं है। फायदा आप ये सब कहने का इसलिए नहीं है क्योंकि नजर नहीं आ रहा कि एक खिलाड़ी ड्रॉप होने वाले हैं। आगे जिम्बाब्वे सीरीज है जिसमें बड़े कन्वीनियंटली आपने अपनी मर्जी के नाम फिट कर दिए हैं, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी आ जाने, और फिर सवाल उठता है अगर कदाफी में मैच हो गया गलती से और इंडिया ने आके 350 कर दिया, तो किसने आके चेज करना है? कोई इस काबिल है कि 350 चेज करे? मतलब आपसे ओडीआई में 300 नहीं हो रहा, आपसे T20 में 150 नहीं हो रहा, और आप उम्मीद लगा के बैठे हैं वहां पर भी आके बोल देगा कप्तान की जी बॉलिंग थोड़े रन ज्यादा खा गई हमारा, तो लेकिन डिफरेंस मैं आपको फिर बताता हूं। दो चीजों की बात है। डिफरेंस एक फील्डिंग में था, जैसे कैचेज ऑस्ट्रेलिया ने डीप में पकड़े, आपके हर चांस उन्होंने पकड़ लिया, एंड में वो जीत गए 13-14 रनों से। और डिफरेंस उनके ओपनर्स ने आती है अटैक किया, बॉल नया था, उन्होंने मारा डाउन द ग्राउंड, उसने शाहीन को, फ्रेजर में गेल ने जो शॉटें मारी, अब उसका मुवाजना अपनी ओपनिंग से करे, वहीं 20-1 रन का फर्क पड़ गया। और आपकी ओपनिंग बॉलिंग जो इतनी देर से न्यू बॉल लेके घूम फिर रही है, और नसीम शाह की ऐसी तारीफें हो रही हैं, बताइए MCG और गैबा में 5 आउट करके बैठे हैं। होम पे मेरे ख्याल है एक फाइफर है और एक वो हैट्रिक है, और शुरू में जो बांग्लादेश के खिलाफ थी। खैर उसके बाद आप लोगों को इतनी समझ नहीं आई कि किस लेंथ पे बॉल कराना है। हारिस रऊफ जिस पे तनकीद हो गए, टेप ये वो टेपिया, उसको समझ आ गई थी। कितनी दफा हुआ है T20 क्रिकेट में कि हारिस रऊफ ने आती फेस चेंज आपको बचाया? कितनी दफा होता रहा कि पावर प्ले के फौरन बाद शादाब खान आपको बचाते रहे, आपके दोनों प्रीमियर फास्ट बॉलरों को। और यहाँ ना सिर्फ इन्होंने बल्कि अब्बास अफरीदी जो कि मेरे ख्याल है कितना T20 खेल रहे हैं, उन्होंने आपको बचाया। और उस सब के बावजूद अगर ऑस्ट्रेलिया ने 5 कैच छूटने के बावजूद 148 कर लिए, अगर वो पकड़ लिए होते 110 का टोटल होता, फिर तो 10 विकेटों की जीत होती, और फिर हम कहानी सुनते रहते कि ओपनिंग ऑस्ट्रेलिया में जीता है। देखिए मेरी बात सुन लें, थोड़ा सा मुख्तलिफ नुक्ता है। एक दफा फिर ऑलराउंडर के बगैर हम जा रहे हैं बड़ा टूर्नामेंट खेलने। मेरी ये बात फराज चलें, आप याद रख लें, हमें फिर ये गले पड़ेगी ये मुसीबत, क्योंकि पहले तो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर में डेवलप नहीं करते, अब तो हमारे पास कोई स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर भी नहीं है। ये बात शादाब खान को निकाला हमने बहुत जल्दी में है भाई, वो ऑलराउंडर के स्पॉट पे खेलता था, तो उसकी जगह कौन सा अरफात मिन्हाज को रखा है आपने, खिलाया उसको। अगर आपने रखा अरफात मिन्हाज को, तो उसको जब तक चांस नहीं मिलेगा वो क्या करेगा? अगर आप वाकई तैयार कर रहे होते इस वक्त कोई भी आप मुझे फरात मुझे पहले प्लानिंग समझे। मैं आपको आपने पहले मैच में हसीबुल्लाह खान को खिलाया नंबर 7 पे, सुफियान हकीम नहीं थे, 7 ओवर का मैच था, खुशी खुशी निकल गए। उसके बाद अगले मैच में आपने हसीबुल्लाह खान को ड्रॉप करके सुफियान हकीम को डाला है, तो यानी एक मैच में कौन सी काया पलट गई थी जो आपने बैट्समैन को निकाल के बॉलर को शामिल कर दिया? सिलेक्शन की वजह मैं आपको समझाता हूँ, ड्रॉप करने की वजह तो मेरे ख्याल खुद भी नहीं पता होगी ड्रेसिंग रूम को। सिलेक्शन की ये थी 7 ओवर थे, स्पिनर यूज नहीं होना था, चारों पेसर ने ओवर कराए। वहां पे मैं एक बात कर दूं, कौन सी कसम खा के आए हुए हैं कि नसीम शाह को 2 ओवर नहीं देने थे, अब्बास अफरीदी एक ओवर करा रहे, मतलब क्या मैं इस पे बोलूं फरहाद? देखिए वो बातें वही सारी वही हैं, मतलब कोई कहानी बदल नहीं रही, ना स्क्रिप्ट बदल रही है, नया स्पिनर आपके पास आ गया, उसने विकेट, आपकी बैटिंग का वही मसला आपका वहीं का वहीं है, लेकिन हमें वही बताया जा रहा है कि मसला टीम में गैप भी बढ़ चुकी है पहले से ज्यादा।
अब ना आपके पास मिडल ऑर्डर में इस T20 साइड में कोई प्लेयर है जो कंसोलिडेट भी कर सके और फिर अटैक भी कर सके। मैं नहीं कह रहा इफ्तिखार अहमद अच्छे हैं या आजम खान अच्छा है या जो भी है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि एक प्लेयर को एक रोल में खिलाया जाता है। यहाँ पे ना कोई क्लैरिटी नजर आ रही है कि कौन से रोल में कौन खेल रहा है, किसका काम क्या है। हम मेरा ख्याल है 4 से 5 एंकर खेल रहे हैं, बाकी अल्लाह के ऊपर छोड़ा हुआ है कि किसी का बल्ला चल गया तो चल गया। ये मैच भी इसलिए इतना करीब आ गया कि उस्मान खान का बल्ला चल गया। इतनी मिस हिट्स के बाद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उन्होंने कर लिया। कैच भी तकरीबन छोटा था। और क्रेडिट मैं इरफान खान को दूंगा कि वो डीप लेकर गए, लंबा लेके गए, और फिर शाहीन और नसीम शाह जो कि ऑलराउंडर्स बने घूम रहे हैं। अब आए और वसीम अकरम बताएं कि नसीम शाह के जो पिछले 2 साल से वो कह रहे हैं कि लड़का इतनी अच्छी बैटिंग करते हैं, अपनी बैटिंग पे और फोकस करे, ऑलराउंडर है, वो गेम अवेयरनेस कूड़े में फेंकी उसने और इरफान ने दूसरे एंड पे खड़ा रहा। दोनों जो है शाहीन और नसीम आउट होकर निकल गए और फिर ऑलराउंडर बनने के चक्कर में उनकी जो बॉलिंग का हशर होकर रह गई है। अब्बास अफरीदी को इतना मैं नहीं समझता कि वो कोई इतना बड़ा टैलेंट है। शाहीन और नसीम मेरे नजदीक बहुत टैलेंटेड बॉलर हैं, बट जाया हो रहे हैं वो। और वहां हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स उनको आप बैट्समैन बना रहे हैं। ये टेक्निकल बात करने लगा हूं। अब्बास अफरीदी के पास जितनी वेरिएशनें हैं, मेरे ख्याल है इतनी शाहीन अफरीदी को ख्वाब में भी नहीं आती। मैं एक और बात फराद यहाँ जरूरी कर दूं, हमारी T20 क्रिकेट में T20 में हम बॉलिंग को भी नहीं समझते। अब लोग कहेंगे मुझे कैसे समझ आ रही, मैं कौन होता हूं भाई, मेरी बात पे गौर करें। दुनिया में इस चीज को बहुत वैल्यू किया जाता है कि एक बॉलर जो कंटेन करना जानता हो ऑपोजिशन को। नेथन एलिस की बात हुई, किंग्स इलेवन पंजाब ने पूरा IPL को 8 या 10 करोड़ दिया नेथन एलिस को, और सिर्फ एक काम था उनका, 14th ओवर के बाद आके वो 3 से 4 ओवर करा के 6 की इकोनॉमी के अंडर रखते थे, और उसके अलावा उनका हमें फैसिनेशन है कि जी हर बॉलर ऊपर से आके जी दोनों तरफ हिलाता हो, उसका जी 140 पेस हो, ये हो और वो हो। भाई जो प्लेयर अब नहीं परफॉर्म कर रहा, आप देखें कि अब्बास अफरीदी और हारिस रऊफ जिस तरह उन्होंने कहा आसमान से तो नहीं उतरे, क्योंकि उन्होंने अक्ल इस्तेमाल की, क्यों उन्होंने वेरिएशन इस्तेमाल की, क्योंकि उन्होंने बैट्समैन को समझा। दोनों ने कहीं ना कहीं कंटेन किया ऑपोजिशन को और शॉटें मारते हुए आउट हुए। अब्बास अफरीदी को भी 3 विकेट मिले। एक आखिरी खैर बात कर दूं, 2017 से मैं देख रहा हूँ कि एक एडम ज़ैम्फा जो है पाकिस्तान के बैटिंग लाइनअप को गले पड़ा हुआ है। कभी 2023 का वर्ल्ड कप है, कभी 2021 के सेमीफाइनल में बाबर उस पर आउट हो रहा है। खैर वो लेग स्पिनर का तो उनका मसला चलता ही रहता है, वो अलग है, लेकिन एडम ज़ैम्फा ऐसी क्या बॉलिंग कराती हैं जो हमें 6 साल में नहीं खेली गई। सही बात। लेकिन ये सब बातें चलती रहेंगी। आप आगे बताएं, आपके ख्याल में 3rd T20 जो है, इसके अंदर जो 11 सिलेक्ट हुई है, क्या ये किसी बेसिस पे हुई है या फिर कोई मेरा तो अगर आप मेरे से पूछिए, मेरे ख्याल में रिजवान ने कुर्बानी दी है, क्योंकि बाबर आजम को बैठना चाहिए था बाहर। अब रिजवान तो देखें उन्होंने इतनी बॉलिंग खेली है, दिखा देते, वो तो समझ गए होंगे सारी कंडीशंस को, लेकिन वो खुद बैठे हैं बाहर। और बाबर आजम को उन्होंने दिया है मौका कि भाई खुदा का नाम ले, हमारी फिजिक्स केमिस्ट्री को बचा ले, जा एक दफा आखिरी इनिंग खेला। यहाँ पे बाबर आजम इस डेड रबर में एक इनिंग खेल दी 40-45 की, वो जी जो अवार्ड हम दे रहे हैं वो उनको पूरी कौम दी, कंफर्टेबल बैटिंग ऑफ द ईयर जी हमने बाबर ये अवार्ड उनको मिल जाने, और इसी कोटे पे उन्होंने खेलते रहना दोबारा। अगली सीरीज में भी हमें नजर आएंगे, जिम्बाब्वे सीरीज में वो वैसे ही नहीं है, तो चुप करके कहीं आगे साउथ अफ्रीका या जो भी वहां वापस आ जाएंगे बाबर आजम। नहीं, ऑस्ट्रेलिया की 11 की आपको एक बात बताऊं, मेरे ख्याल है उन्होंने बहुत ही कम चेंजेस किए हैं तीनों मैचों में। सेकंड और थर्ड में तो कोई चेंज नहीं किया, फर्स्ट और सेकंड में भी मेरे ख्याल है वहां भी अनचेंज थे। अब वो खिला रही हैं जो नाम आपने सुने भी नहीं होंगे। खैर एरन हार्डी तो वर्ल्ड कप के रिजर्व में भी थे, और स्टोइनिस मैक्सवेल ठीक है बड़े खिलाड़ी हैं, फ्रेजर मैकग्वायर शॉर्ट नए ओपनर हैं, इंग्लिश नया कैप्टन है, एलिस ठीक है रेगुलर, बार्टलेट और जॉनसन जो है वो भी तकरीबन आपके लिए नए हैं जो इतना नहीं देखते रहे। हम उल्टी तरफ जो हैं, जो टूरिस्ट टीम गई हुई है, जो उसी पता नहीं किस माइंडसेट के साथ गई हुई है, हर मैच बाद 2 से 3 चेंज हो रही हैं। और या तो आप किसी बंदे, अब हसीबुल्ला खान 7 पे खेले हैं, अब वो मेरे ख्याल है 3 पे खेलते हुए नजर आएंगे। तो उस लड़के के दिमाग में क्या चल रहा है कि वो क्या करे, इतनी 7 है, 12 है, 3 है, मतलब अब किस हैदर अली पे लोग बात करते हैं। हैदर अली शुरू हुए ओपनिंग से, फिर गए 3 पे, बीच में आए 5 पे, फिर 7 पे, उसके बाद फिर 3 पे आए, उसके बाद ड्रॉप हो गए, उसके बाद नजर ही नहीं आए। तो मतलब ये खैर नाइंसाफियां चलती रहेंगी। बात वहीं की वहीं है कि जहाँ टीमें 300 कर रही हैं, आपसे 150 नहीं हो रहा। और देखें मजा नहीं आता ऐसा सारा बोलने का और सोचने का कि क्या हो रहा है। शौक नहीं, देखें हमें यही एपिसोड अगर होता, यही एपिसोड अगर होता और आपके पास सही सिलेक्शन हुई होती और आपने 150 मेरे ख्याल है कोई 17 ओवरों में कर लेना था। कौन सी ऐसी बॉलिंग थी स्पेंसर जॉनसन की, इसको आपने 5 ही आउट दे दिए, 2 नहीं 3 नहीं 5 दे दिया। ऐसे ही है।
स्पेंसर जॉनसन के घर वालों को शायद ना पता हो ये सीरीज खेल रहा है। सोल्यूशन मतलब मेरी सोल्यूशन सिर्फ यही है कि यार इन्होंने जिन लड़कों के नाम लिए, फखर हैं, साइम हैं, वो लंबा नहीं, चलिए हारिस फखर हैं, रहमान से भी आपको शादाब इतराज हैं। है, यार आप इन लड़कों को रन दें, ठीक है ये कहीं ना कहीं हो सकता है 80 पे भी आउट हो जाए इनिशियली, कहीं ना कहीं वो 260 भी करेंगे, लेकिन मॉडर्न डे टी20 क्रिकेट का तकाजा ही यही है कि आप ऐसी फायर पावर रखते हो कि आप इतना बड़ा स्कोर कर भी सकते हैं और चेज भी कर सकते हैं। ये होती है मॉडर्न डे टी20 क्रिकेट। मैं ये नहीं कहता कि आप ब्रेनलेस क्रिकेट खेलें, मैं मोहम्मद आरिफ को क्रिटिसाइज करता हूं जिस किस्म की हरकतें उन्होंने अमेरिकन कप में की, कभी एक हाथ से कैच ले रहे हैं, उल्टी सीधी शॉटें मार रहे हैं, इस बिहेवियर को नहीं हम प्रमोट कर रहे, मगर बात यह है कि आपको मॉडर्न क्रिकेट को समझना है। मॉडर्न क्रिकेट की एक मिसाल देता हूं और फिर इख्तिताम करती हैं। 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की टीम वर्ल्ड कप जीती। ड्रेसिंग रूम के अंदर अगर आपको बताएं कि बैट्समैन की मीटिंग में चलता क्या था तो आप हैरान रह जाएं कि इसका मुवाजना इसका मुवाजना आप करें पाकिस्तान की बैटिंग से और थिंकिंग से। देखिए बड़ी सीरियस 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप विनर ऑस्ट्रेलिया को मैं बताने लगूं, उनके 6 टॉप 6 के बल्लेबाज मिलते थे, नहीं टॉप 6 बल्लेबाज मिलते थे। और सुन तो लेना, आपको स्वीप लेके बैठ गई, एक ड्रॉप हो गया अगला यार, ड्रॉप नहीं हुआ भाई, उसने मुल्क पे एहसान किया, आपके ना ड्रॉप हो गया। टॉप 6 बैटिंग आपस में मिलती थी और सिर्फ एक चीज डिस्कस होती थी कि आज के मैच में हमने 400 कैसे करना है और हम उसमें 250 इसीलिए वर्ल्ड कप लेके बैठे हैं। खैर 400 करने की स्ट्रेटेजी ये होती थी कि हमने कौन से 2 बॉलरों को अटैक करना है, और अटैक का मुराद यहाँ ये नहीं है कि 100 के स्ट्राइक रेट पे खेलें बाबर की तरह, 8 से 10 की इकोनॉमी पे मारें, और कौन से 2-3 बॉलरों को हमने 6 to 8 की इकोनॉमी के दरमियान रखना है। ये बैटिंग मीटिंग होती थी और इसका मुकाबला आप करें इनसे जो इस वक्त ओडीआई में भी 1 है, ओडीआई का नंबर 1 बॉलर भी है, टी20 के ऑल टाइम रन स्कोरर में भी हैं, मुल्क पे एहसान भी कर रहे हैं, आईसीसी मोस्ट कंफर्टेबल बैट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड भी जीत गए हैं, लेकिन उसके बावजूद 150 नहीं हो रहा। तो आप सिर्फ ये कंपेयर कर लें और फिर आप देखें कि टीमें मॉडर्न क्रिकेट में किस तरफ जा रही हैं। मॉडर्न क्रिकेट खिलाने वाला भी तो देखें। अब फिर अगर आप कोच को निकाल देते हैं, यहाँ पे एक छोटी सी बात चेयरमैन साहब मोहसिन नकवी के बारे में भी मैं कर दूं। हायर जब हमने किया गैरी कर्स्टन को और जेसन गिलेस्पी को, तो कहा गया हम जी दुनिया के सबसे अच्छे कोचेस को ले आए हैं, ये जानते हैं किस तरह ट्रॉफी जीती जाती हैं, और अब इनके हाथ में मैंने पूरी क्रिकेट दे दी है। गैरी कर्स्टन पहला वनडे कोच करने से पहले ही बाहर हो गए, जेसन गिलेस्पी को पहले आपने उससे सारी अथॉरिटी ले ली, फिर आपने मैं आपसे डिसएग्री करूंगा। क्या डिसएग्री करेंगे? क्या हर महीने बाद आप अपना फैसला बदल दें? ये डिसएग्री करेंगे आप मेरे से? और गैरी कर्स्टन और 2 महीने रहते तो उनका बॉब वुमर बड़ा असर हो जाना था, ये मैं आपको ऑन कैमरा बता रहा हूँ। और जो दवाई लेके जेसन गिलेस्पी इस वक्त ड्रेसिंग रूम में बैठे हैं, वो दवाई कहीं अल्लाह करे आकिब जावेद के हाथ ना लग जाए, उनके हाथ पे नहीं लगी हुई है। और आपको आखिरी खैर बात थोड़ी मजाया चली गई, इतनी टेक्निकल सीरियस बात हो रही थी, मजाक बन चुकी है पाकिस्तान क्रिकेट। यार डेविड वार्नर बहुत बातें कर रहा है यार, आपकी मेन टीम आ रही है हमसे वनडे यार, हम खुद क्रिटिसाइज करो यार। आप क्या बात करो, सलमान आगा का 114 की कहते हैं वो ये जी छक्का होगा इस्लामाबाद में, ये कोई मजाक है? जस्ट स्टैंड अप कॉमेडी, और स्टैंड अप कॉमेडी कर ले भाई डेविड वार्नर मेरी तरफ से, जैसी मूंछ रखे वो घूम रहे वैसी स्टैंड अप ही करे जाके भाई, ठीक है? वो बड़े प्लेयर हो गए यार, जस्ट सैंड पेपर इस्तेमाल कम से कम बॉल डैमेज तो नहीं कर रहा ना वो भाई, इसको कॉमेंट्री कर रहा है यार, ये हमारे यहाँ जो फिक्सिंग हो गई ये हो गया, कम से कम ये हरकतें इसमें भी कंडेम करो यार। तो फिक्सिंग चले तो बॉल डैमेजिंग भी चले, और फिजी ने बॉल को चक काट ली, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन भूलते नहीं है यहाँ पे वो जाके सैंड पेपर करे, जो मर्जी करे, बकवास कर दे आगे टीवी पे, हम सुने बैठ के यार। वहां वसीम अकरम बैठे हो, आगे बताए ना, वो आगे चैट इन द मॉर्निंग होगी, अपने करियर की थोड़ी बहुत बातें बता देंगे। वो जो एक दिन डेविड वार्नर और वसीम अकरम आ गए, वो जो डेविड वार्नर बॉल टू डेविड वार्नर, ये चल रहा है यार वहां पे, को मुल्क का फायदा कर देंगे, मुल्क का मजाक ही बनाने रह गए यार। नहीं, वसीम अकरम जो इतनी बातें करते आए पाकिस्तान कोच करें ना, जब वो आपसे पूछा जाता है आप भाग जाती हैं। नहीं, तारीफ इसलिए की आप उनको टाइम में सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, एक दो और अगला महीना चले थे। आकिब जावेद भी बाहर है चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, मैं देखता हूँ कैसा आकिब जावेद कोच रहते हैं यार। चलें ये भी लिखने हैं आप, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद तो मैं आपको कब से कह रहा हूँ कि बाबर आजम ओडीआई से मुकम्मल ड्रॉप हो जाएगा ये, और जिस तरह चीजें चल रही है वो ड्रॉप होके वापस भी आ जाना, तब तक ऐसे हर डिसीजन पे यार वापस चले जाते हैं। मुझे मेरी गो राउंड तो चल रहा हो सकता है 6 महीने बाद शाहीन अफरीदी कप्तान हो यार टी20 का,
देखें आके भाई वैसे ही आ रहे हैं, कैलेंडरी मामला होना है वहां पे। अभी अहमद दानियाल आ गए, ताहिर में कोई ऐसे भट्टी सोच रहे होंगे, नहीं ऐसे नफीस भट्टी भी सोच रहे मेरी बारी आने वाली है और ऑर्डर का स्पॉट पहली खाली है। देखें पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर सिर्फ ये है जो डोमेस्टिक फ्यूचर हमारा नहीं समझ आ रहा है। वो वनडे सीरीज के बाद गलती होगी खराब, मेरे सुबह 5 बजे तक मैंने मैच देखे। जज्बात को काबू करें, मैं आपको फ्यूचर बताता हूँ। मेरे जज्बात गए भाड़ में, हमारी क्रिकेट को काबू करें आप। क्रिकेट को मैं किधर काबू। देखें उमर एसोसिएट्स की टीम खेलती है एक डोमेस्टिक में, जिसके कप्तान होते हैं टीम ओनर के बेटे और हाँ गनी मिक्स करके यार उस्मान गनी साहब मेरे ख्याल ओपन करते हैं, ओपन भी बैटिंग भी बॉलिंग भी। और 2-3 महीने में आप देखेंगे रिजवान पहले ओवर भी कराएगा बैटिंग भी ओपन करेगा। देखा रॉबमन पावल वहां बॉलिंग शुरू कर दी वेस्ट इंडीज के लिए। यार आप वेस्ट इंडीज ने भी तो वहां चेज किया ना, इतना टारगेट बिल्कुल चेज किया वहां पे। देखे वेस्ट इंडीज ने मेरे ख्याल है 1 सेकंड पहले ओवर में 1 रन था, दूसरा मेडन था और अगले 9 ओवरों में 130 रन थे। मैं 25-30 रन मारे, 130 रन थे और यहाँ टोटल 20 ओवरों में 134। कौन करेगा पावर प्ले में 25-30 रन? बाबर और रिजवान करेंगे यार। सारी दुनिया में अब देखें वीडियो लंबी हो जाएगी, हर दुनिया की मैं ओपनिंग आपको गिनवा सकता हूं, बता सकता हूं। बांग्लादेश भी हमसे आगे है यार, वहां लिटन दास कम से कम पावर प्ले का इस्तेमाल तो करता है। यहां पे सिर्फ एक लेग साइड का जो मिड विकेट के फाइन लेग का रीजन है वहीं पे बस हमने खेलना है। वहां थोड़ा सा बड़ी बाउंड्री हो, वो थोड़ा सा जो बॉलर समझता हो आपके कभी सर पे लगेगी। वो ऑफ साइड पे वो जिस घर में बॉल चली जाती है वो वापस नहीं करते, इसलिए रिजवान सिर्फ लेग पे मारता है। मेरा बात समझ नहीं आती, मेरे कोच समझ नहीं आती। आप भी अगर रिजवान को बॉलिंग कराएंगे ना कहीं ना कहीं ऑफ स्टंप के बाहर, वो आप भी आउट हो जाएंगे। नहीं वो ऑफ स्टंप पे वैसे ही आउट है, वहां पे वो बॉल बाहर चली जाती है। मैं तो उनके हैरान हूं, जो रिजवान की बड़ी इनिंग्स है वो दूसरे मोहसिन नकवी साहब के घर में बॉल गिर जाती है जाके। खैर बात वहीं की वहीं है, भाई ले आती है वो बॉल। मजाइया मामला हो चुका है और मजाक बन चुकी है टीम और क्रिकेट। अब होना ये है कि अगर तीसरे T20 के अंदर इन्होंने कर दिया 6 ओवरों में 40, ठीक है, क्रिकेट से वो ही हमारी 6 ओवरों में 40 हो गया और जानदाद खान ने 2 आउट कर दिए और आगा ने बीच में 30 कर दिया, तो आपने फिर हमारे पास आ जाना है, बॉलिंग भी करेगा, आपने फिर आपने फिर आ जाना है कि जी सब बचाव हो गया। आप 2-1 एक सीरीज आगे हारने लगी हैं उस टीम से जिसको पिछले हफ्ते तक खुद नहीं पता क्या था कि इन्होंने सीरीज खेलनी है पाकिस्तान के खिलाफ। ये स्पेंसर जॉनसन, एलिस हो गए, बाटलेट हो गए, ये T20 में नए हैं उनके लिए, लेकिन सिर्फ एक फर्क है कि वो T20 स्पेशलिस्ट के तौर पे फिक्स्ड रोल्स में खेल रहे हैं। ओ भाई उन्होंने शॉन एबर्ट को भी नहीं हमारे खिलाफ खिलाना जरूरी समझा। शॉन एबर्ट की डेथ बॉलिंग की जरूरत नहीं थी यहाँ पे। आप हंस रहे हैं, फिर हंस रहे हैं। इतना अच्छा डेथ बॉलर जो IPL बिग बैश में डेथ कराता रहा इतनी दफा, तो बात वहीं की। आप फिर हंस रहे हैं यार, सीरियस बात आपसे होती नहीं है। यहाँ पे अब्बास अफरीदी डेथ कराता है, वहाँ शॉन एबर्ट डेथ कराता है। ऐसी डेथ नहीं कराता है, नहीं ऐसी शॉन एबर्ट कभी न्यू बॉल भी करा देता है, उससे भी कभी कभी डेथ बॉलिंग हो जाती है। शाहीन अफरीदी ऐसी बॉल कब कराएगा? शाहीन अफरीदी मैं कहता हूँ डेविड वार्नर को ऐसी बॉल करा दे। शुएब अख्तर ने बताया ना कि शुएब अख्तर ने क्या बताया, बॉलर से डर नहीं लगता। अब बॉलरों से डर ही नहीं लगता। वो फास्ट बॉलर आते थे, चेनें बनी होती थी, लंबे बाल, ये खैर मैं फिर आता था, वर्ल्ड कप जीता था। आखिरी मेरा सवाल है वो डेविड वार्नर से है, और वो ये है कि जितने आपके टेस्ट क्रिकेट में रन हैं आप ज़रा गिनवाएं कि इंडिया में कहाँ कहाँ कितनी बाउंड्रियों पे आप रन करते रहे हैं, और आप ये भी बताएं कि जो 300 आप लेके बैठे हैं टेस्ट क्रिकेट में वो किस बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ आपने मारा है। जितने मेरे ख्याल है उस बॉलिंग लाइनअप के टेस्ट मैच थे ना, उसको आप 10 गुना कर दें तो उतने आपने उस वक्त खेले हुए थे। और जितने रन आपने IPL में सनराइजर्स के लिए किए हैं, बताएं कि कौन से मैदानों में बेंगलोर में जाके 65 मीटर की बाउंड्री पे कहाँ कहाँ मार के आते रहे हैं। और जब आपकी जरूरत थी मेरे ख्याल है ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप फाइनल में, तो वहां आपने कुछ किया नहीं था। और बातें आप कर रहे हैं एवरेज की और तनकीद कर रहे हैं, तो बातें अपने पास क्रिकेट पे करें भाई, क्रिकेट पे और ये मैं नोट कर रहा हूँ पिछले कुछ महीनों से क्रिकेट के अंदर जितनी कमेंट्री हो रही है, खासतौर पे ऑस्ट्रेलिया में, वो कमेंट्री नहीं, वो ड्रामा हो रहा है। क्योंकि कमेंट्री होती है अनबायस्ड, आप क्रिकेट के बारे में बताएं हो क्या रहा है, ना कि अपनी बकवास बीच में करें। दिस इज MCG नॉट मुल्तान। मुल्तान भी MCG है भाई, मुल्तान क्रिकेट ग्राउंड। अभी आए चल गया जेएमएस ट्रॉफी में आए, डेविड वार्नर उनको वेलकम करेंगे हम। उनको तो उन्होंने मेरे ख्याल है पैट कमिंस ने बोला कि आप घर ही बैठेंगे। उन्होंने फोन किया कि जी मैं खेलना चाहता हूँ बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, आगे लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू एज अ ब्रॉडकास्टर। तो आप बैठे क्या समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट पे कोई एहसान करने, हमने रिटायर कर दी, बट इफ द टीम नीड्स मी आई एम अवेलेबल। और भाई जान छोड़ दो, अब
रिटायर कर लिए तो घर बैठो, कमेंट्री में उनको नजर आ रहा है ऑस्ट्रेलिया में नहीं, ये उनको आप गालियां पड़ रही हैं। बाबर के लिए कह रहे हैं, वार्नर के लिए कह रहे हैं? मैं दोनों के लिए कह रहा हूँ, वार्नर के लिए कह रहा था, बट बाबर आजम से भी यार रिक्वेस्ट है अपने करियर की सेक के लिए यार, आप सीरियसली यार ये सीरियस बात नोट पे मैं नहीं, बात कर रहा हूँ कि आप ब्रेक लें। जब बाबर आजम T20 से कैप्टनसी से हटा था तो तब भी मैंने बात की थी इज्जतदार तरीके से, आप T20 से रिटायरमेंट ले लें। इससे सिर्फ ये होगा कि आपकी जो लंबे फॉर्मेट की क्रिकेट है उस पर आपका फोकस होगा, हाँ। तो खुले दिमाग के साथ आप अपने स्टाइल के साथ खेलेंगे और ओडीआई में कहीं ना कहीं वो चल जाता है बाबर का, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतने रिसोर्सेज है ही नहीं कि वो 400 तक जाए। तो अगर आपने 300 करने हैं तो बाबर बड़ा जरूरी है ओडीआई में। बाकी देखें, मुझे पता है लोग चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में बड़ी बेताबी से हर बंदा वेट कर रहा है कि यार क्या होना है क्या होना है। देखें मुश्किल घड़ी है फिलहाल इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी। लग तो यूं ही रहा है कि पीसीबी को फोर्स किया जाएगा कि हाइब्रिड मॉडल पे वो माने। पीसीबी को अब यही देखना है कि किस तरह वो इस चीज़ को लेवरेज कर सकते हैं और आगे इससे अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। बेशक वो रेवेन्यू शेयरिंग की सूरत में हो, बेशक वो अगला वर्ल्ड T20 खुद हाइब्रिड लोकेशन पे खेलने की सूरत में हो, लेकिन जो मैच्योरिटी के साथ यहाँ समझने वाली बात है, या तो देखें बहुत ही रेडिकल तरीके से पीसीबी स्टांस ले ले कि नहीं खेलना हमने, जाओ फिर, लेकिन उसमें हमें यही देखना है कि हमारा क्रिकेट बोर्ड कहाँ स्टैंड करता है, हमारी क्रिकेट कहाँ स्टैंड करती है। और उम्मीद है बिहाइंड क्लोज डोर्स चीज़ों को मैच्योरिटी के साथ डील किया जा रहा होगा और कहीं ना कहीं प्रिंसिपल स्टांस लिया जा रहा होगा। ये ना हो कि हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लें और अगले वर्ल्ड T20 में एक मरतबा फिर पाकिस्तान क्रिकेट के मुंह पे मारी जाए चुपेड़ और हमसे जो मनवाना हो वो मनवा लिया जाए। यहाँ पे अब देखते हैं चेयरमैन साहब इस बात पे कैसा पूरा उतरते हैं। बातें तो उन्होंने अच्छी की हैं जो अभी तक की हैं, तो देखिए अब आईसीसी किस नतीजे पे पहुंचता है। बट जो इंडियन क्रिकेट का जो स्टांस है, हमने पहले भी बहुत बात कर दी, क्रिकेट के लिए वो बहुत अनहेल्दी है और बिल्कुल जिसे कहते हैं ना जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है इंडिया में सिर्फ खेलने क्रिकेट, ग्लोबल स्पोर्ट तो आपने उसको बनाना ही नहीं। ये सब बातें चलती रहेंगी, लेकिन इससे आपकी तवज्जो ना हटे कि आपकी टीम इस वक्त किन हालात में है, किस लेवल की परफॉर्मेंस कर रही है, और बेताबी से इंतजार है। और यही दुआ है कि तीसरे T20 में कहीं ना कहीं गलतियों से सीखा जाए, 5 कैच ना छूटे, पावर प्ले का फायदा उठाए। नहीं, अभी मैं तीसरे की बात करूंगा, आगे तो जिम्बाब्वे टूर है, जो भी ओपन करेगा कुछ ना कुछ तो करेगा ना। मेरे ख्याल से साहिबजादा फरहान और फिर हसीबुल्लाह 3 पे, लेकिन देखते हैं, उम्मीद है कि हसीबुल्लाह खान सारों को जवाब दे दें। और इसी दुआ के साथ मेरे ख्याल है एंड की तरफ जाती हैं। और बहुत शुक्रिया जी आप सबका। अल्लाह हाफिज़।